Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स क्लास 9 फिज़िक्स में आज का हमारा लेक्चर जो है वो थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स एंड अदर साइंसेस। तो बेटा टॉपिक के टाइटल से आप लोगों को पता चला होगा कि आज हमने देखना है कि फ़िज़िक्स का अदर साइंसेस के साथ क्या रिश्ता है। तो बेटा याद रखिए कि हमारे पास जितनी भी दूसरे साइंसेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बायोलॉजी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, तो इन सब में जो है फ़िज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मौजूद है। और अगर आप लोगों को याद हो तो कल वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ये असल में फ़िज़िक्स से ही डिराइव हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा वो हमारे पास ये है द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स, या हम यूँ भी लिख सकते हैं हेडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स। तो बेटा इस हेडिंग से पहली हेडिंग लगा लें। इस हेडिंग से हमें पता ये चल रहा है कि फ़िज़िक्स के लिए मैथमेटिक्स को समझना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैथमेटिक्स जो है वो फ़िज़िक्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है। किस तरह से? तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेटा एक तो ये बात जहन में याद रखें कि अगर मैथमेटिक्स ना होता तो फिज़िक्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। फिज़िक्स इतनी आसानी के साथ हमें समझ में ना आती, इतना क्लियर, इतना सिंपल ना होता अगर मैथमेटिक्स ना होता फिज़िक्स में, अगर फिज़िक्स में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ना होता। अच्छा, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मास को जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से हम जो है एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। अच्छा, अभी अगर एक स्टूडेंट मेरे पास आ जाए और वो मुझे कहे कि सर मेरे पास जो है वो इतने मकदार में एक मास मौजूद है या एक मैटर मौजूद है, अगर मैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा तो ये मुझे कितनी एनर्जी देगा, तो मैं क्या कहूँगा? फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स नहीं है ना, तो मैं कहूँगा कि बेटा ये तकरीबन कोई इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, क्लियर है? अच्छा, दूसरा एक स्टूडेंट आया, वो मुझे कहता है कि सर मेरे पास इतना मास है तो ये अब मुझे कितनी एनर्जी देगा, तो मैं कहूँगा कि हो सकता है ये कोई तकरीबन तुम्हें इतनी मकदार में एनर्जी प्रोवाइड करी है। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इन दोनों स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो जाएगी कि मास की कितनी मकदार जो है वो हमें कितने अमाउंट का एनर्जी दे सकता है? उनको क्लियर नहीं होगी ना ये बात, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अगर मैं उनको अभी मैथमेटिक्स के टर्म्स में समझा दूँ, तो अगर कोई बंदा मेरे पास आ जाए और वो मुझे कहे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कि सर मेरे पास मास है और वो हमारे पास है 1 किलोग्राम का, मेरे पास 1 किलोग्राम का मास है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये मुझे कितनी एनर्जी दे सकता है अगर मैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा? तो सिंपल सी बात है, मैं उसको कहूँगा कि बेटा इस तरह करो कि E इज इक्वल टू mc² से इसको फाइंड आउट करो। C भी आप लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, मास आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको जो है वो एनर्जी मालूम हो जाएगी। अभी दूसरा स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो कहता है कि सर मेरे पास 5 किलोग्राम का जो है वो मास है, अगर मैंने उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो वो मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? तो एक तो मैं उसको डायरेक्टली ये बता सकता हूँ कि बेटा तुम्हारे पास जो मास की अमाउंट है वो पहले वाली स्टूडेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इससे जो एनर्जी बनेगी उसकी अमाउंट हमारे पास ज़्यादा होगी। अच्छा, अभी कितनी एनर्जी ये हमें दे सकता है? तो बेटा इस तरह करो, E इज इक्वल टू mc² का फार्मूला है, इसमें मास की जगह 5 पुट करो, C तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इससे जो है तो आप जो एनर्जी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इनको। अब इनको ये भी पता होगा कि अगर मास 5 किलोग्राम की बजाय 10 kg हो जाएगा तो फिर मुझे कितनी एनर्जी दे सकता है? बात समझ में आ रही है? तो बेटा याद रखिए मैथमेटिक्स की वजह से फिज़िक्स जो है वो अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, और फिज़िक्स जो है मैथमेटिक्स की वजह से वो मज़ीद सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर पहली सेंटेंस जो मैं लिखने वाला हूँ वो हमारे पास ये है दैट मैथमेटिक्स इज एसेंशियल फॉर फिजिक्स। ठीक है,
मैथमेटिक्स जो है वो फिज़िक्स के लिए बहुत ही बुनियादी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सेकंड जो मैं सेंटेंस लिखने वाला हूँ, ड्यू टू मैथमेटिक्स द फिज़िक्स बिकम मोर सिंपलर, इसकी वजह से फिज़िक्स जो है वो मज़ीद सिंपल हो गया, एंड अंडरस्टैंडेबल, और आसानी के साथ जो है इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैथमेटिक्स की वजह से फ़िज़िक्स जो है वो मज़ीद आसान हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात चल रही होगी कि चलिए सर फ़िज़िक्स तो आसान हो गया, लेकिन इसका क्या करेंगे, इसको किस तरह से आसान करेंगे। तो मैथमेटिक्स को तो आप लोग प्रैक्टिस के ज़रिए से आसान कर सकते हो। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखूँ, इन फिज़िक्स वी डील्स विद न्यूमेरिकल्स, फिज़िक्स में जो है हमारा वास्ता पड़ता है न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है, इक्वेशंस के साथ। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ फार्मूला डेरिवेशंस के साथ हमारा जो वास्ता है वो पड़ता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से पॉसिबल है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? तो ये मैथमेटिक्स की वजह से पॉसिबल है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स का रोल इन फिज़िक्स आप लोगों को कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी मैं बढ़ने लगा हूँ और फिज़िक्स का रिलेशन मैंने देखना है अदर साइंसेस के साथ। तो बेटा हेडिंग लगा ले फिज़िक्स, या अगर लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन अदर साइंसेस। तो पहली बात जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है तो वो असल में अप्लाइड फिज़िक्स है, और जो बायोलॉजी है तो वो असल में अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फ़िज़िक्स जो है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री या अदर साइंसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ये जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स, तो ये दूसरे साइंसेस के लिए एक रूट की तरह इसकी हैसियत है। फिज़िक्स की जो हैसियत है अदर साइंसेस के लिए, तो ये बिल्कुल एक रूट, एक जड़ की तरह है। किस तरह से? तो बेटा ज़रा रिकॉल करें, मैंने आप लोगों को कहा था कि फ़िज़िक्स को हम कहते हैं मदर ऑफ साइंसेस, या इसको हम कहते हैं फंडामेंटल साइंस। तो इससे हमें पता ये चला कि फ़िज़िक्स जो है, ये जो अदर साइंसेस जो है, ये असल में फ़िज़िक्स से ही डिराइव हुए हैं। तो ये फ़िज़िक्स जो है इसके लिए बिल्कुल जड़ की हैसियत रखता है। अगर प्लांट है हमारे पास, अगर वहाँ पर जड़ ही ना हो तो फिर दरख्त कहाँ से आएगा? क्लियर है? तो ये जो फ़िज़िक्स है ये अदर साइंसेस के लिए बिल्कुल एक रूट की हैसियत रखता है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ फ़िज़िक्स एंड बायोलॉजी, एक सब हेडिंग लगा लें। अगर मैं फ़िज़िक्स और बायोलॉजी की बात करूँ, फ़िज़िक्स एंड बायो, तो यहाँ पर देखते हैं कि बायोलॉजी में फ़िज़िक्स की ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से बायोलॉजी जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। तो ज़रा देखिए बेटा, बायोलॉजी में हमारा वास्ता पड़ता है माइक्रोस्कोप के साथ, ठीक है। इसी तरह से बायोलॉजी में हमारा वास्ता पड़ता है, लेट्स से मैं लिख देता हूँ CT स्कैन मेडिकल साइट पर, ठीक है। इसी तरह से एक्सरे मशीन है। अगर मैं लिखूँ अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड का जो मशीन होता है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग देख लें तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा किसने बनाई है? ये फ़िज़िक्स की वजह से बनी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फ़िज़िक्स की वजह से बनी है। तो अगर फ़िज़िक्स ना होता तो ये सारी की सारी चीज़ें भी ना होती। तो बेटा फ़िज़िक्स जो है वो बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, ये भी एक सब हेडिंग है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। फिज़िक्स और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है? तो बेटा
केमिस्ट्री में आप लोगों का वास्ता, अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आप लोगों का वास्ता जो है वो थर्मोमीटर के साथ ज़रूर पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से आपका वास्ता एक बीकर के साथ पड़ेगा, इसी तरह से आपका वास्ता जो है वो टेस्ट ट्यूब्स के साथ पड़ेगा, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बर्नर जो हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा पॉसिबल हुई है ओनली बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फ़िज़िक्स जो है वो अदर साइंसेस के लिए एक रूट की हैसियत रखता है। क्लियर है? तो फिज़िक्स जो है वो अदर साइंसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँगा फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी की। फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये मेन हेडिंग है। अब ये फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि इस वाले हेडिंग में फ़िज़िक्स से हमारा क्या मतलब हो सकता है और टेक्नोलॉजी से हमारा क्या मतलब हो सकता है। तो बेटा मैं आप लोगों को एक आसान एग्जांपल से पहले समझाता हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि बेटा इस तरह करो, थ्योरेटिकली मैं एक बात बताता हूँ कि बेटा इस तरह करो कि एक माइक जो है वो लो, एक क्या करो माइक ले लें, ठीक है। इसके साथ एक वायर को कनेक्ट करो और वायर के बाद बेटा इस तरह करें कि एक एम्पलीफायर लगा दें। एम्पलीफायर का मैं आप लोगों को सारा समझा देता हूँ। इसके बाद इस तरह करें कि इसके साथ एक लाउड स्पीकर को कनेक्ट करें। क्लियर है? तो जब आप इस माइक में बात करोगे तो आपकी जो साउंड है आप बहुत आहिस्ता बोलोगे, लेकिन आपकी जो साउंड है तो वो उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लाउड स्पीकर में से जब आवाज़ निकलेगी तो उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सारे लोग उसको सुन पाएंगे, बहुत दूर तक आपकी आवाज़ जो है वो जा सकती है। तो ये बेटा मैंने आप लोगों को एक थ्योरेटिकल स्केच समझा दिया। अब आप लोग फॉर एग्जांपल इस तरह करो कि आप लोग घर में जाके इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें और फिर इस तरह से करें कि आप लोग इसको इतना आम करें कि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए। क्लियर है? तो जो मैंने आप लोगों को बात समझाई ये असल में फिज़िक्स है, ये एक थ्योरेटिकल आइडिया है, एक थ्योरेटिकल टच है और उसी के बेस पर जो आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करा दी तो बेटा उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि असल में फ़िज़िक्स जो है ये हमारे पास एक थ्योरी है, एक थ्योरी है, एक आइडिया है और जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे पास क्या है, ये असल में एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। हमने प्रैक्टिकली एक चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, उसको हमने बनाया, उसको हमने डिज़ाइन किया, तो उस चीज़ को फिर हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। ये बात क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें that behind every technology there must be physics or a theory of physics। हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे जो है वो फिज़िक्स का एक रोल मौजूद होता है। अगर इस बात को मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा दूं तो बेटा ये जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है या जो लैपटॉप्स आप लोग यूज़ करते हो या जो आप लोग जो कार्स यूज़ करते हो, तो ज़रा आप लोग इस बात को गौर से सोचें कि क्या इस तरह से हुआ है कि आसमान से जो है मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया है या ये ख़ुद वजूद में आया है? इस तरह से तो नहीं है ना, बल्कि क्या हुआ है इनके जो छोटे छोटे पुर्जे हैं फ़िज़िक्स की एक रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर काम हुआ है, फिर इसको एक ख़ास तरतीब से असेंबल किया हुआ है और फिर लास्ट में जो है सेलफ़ोन या लैपटॉप या जो कार वगैरह जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फिर लास्ट में जो है वो बनी है। तो बेटा याद रखिए हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे फ़िज़िक्स की कोई ना कोई थ्योरी जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होती है। क्लियर है? तो बेटा ये मैंने आप लोगों को समझाया फ़िज़िक्स एंड अदर साइंसेस। इसके बाद जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में है वो फ़िज़िक्स एंड कुरान है, कुछ आयातें आप लोगों को वहाँ पर गिवन है जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि कुरान की रूह से फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस कितनी है।
तो बेटा कुरान में अगर आप लोग इसको रीड करोगे तो जगह जगह पर जो है वो हमें ये बताया गया है कि आप लोग इस कायनात पर गौर करें, इसको गौर से देखें, इसका मुशाहिदा करें, ये रात क्यों आती है, दिन किस तरह से आता है, ये सारी चीज़ें। तो कुरान भी इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि आप लोग इस कायनात को स्टडी करें। तो बेटा आप लोगों ने करना ये होगा, कल चूँकि वैसे भी संडे है तो क्लास तो आप लोगों की नहीं होगी, तो आप लोग बेटा इस तरह से करें, जो ये कुरान एंड फिज़िक्स है इसको बिल्कुल गौर से इसको स्टडी करें। और उसके बाद जो है साइंटिस्ट के हवाले से कुछ 5-6 साइंटिस्ट के नेम्स हैं और उनके बारे में कुछ छोटे छोटे से पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो बेटा ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको स्टडी करें। इसमें ऐसी कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट है, लेट्स से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, तो उसमें जो पैराग्राफ गिवन है तो उसमें इन बातों के ऊपर जोर दिया गया है कि ये कब पैदा हुआ था, ये किस इलाके से बिलोंग कर रहा था, इसने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, इसको कौन कौन से प्राइजेस दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें से कोई कंसेप्चुअल डिस्कशन नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला था तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।